हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी बल तथा गति के नियम। और आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों आपके इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस को। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। यानी यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो बताइए घोड़ा एक गाड़ी को कैसे खींच रहा है। तो हॉर्स क्या है बच्चों? फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और उसके साथ क्या होती है? घोड़ा गाड़ी उसके साथ जुड़ी जाती है। तो वह क्या करता है? पृथ्वी पर पीछे की ओर बल लगाता है, यानी एग्जर्ट फोर्स ऑन दी बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन दी अर्थ जब वो चलता है। और सेम ही इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अर्थ उसे लगाती है, जिसकी वजह से वो अपने कदम को ऊपर की तरफ उठा करके आगे बढ़ाता है। ठीक है बच्चों? तो इससे क्या होता है? जो फोर्स मूव कर रही है वो दोनों साइड में कार्ट और उसके द्वारा सेम लग रही है, जिस वजह से कार्ट जो है क्या कर रही है? मूव कर रही है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होस विच इजेक्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए हाई वेलोसिटी। यानी समझाइए एक फायरमैन के लिए उस नली को पकड़ना क्यों कठिन होता है जो उच्च वेग से बड़ी मात्रा में पानी निकालती है। तो होता क्या है बच्चों? बेसिकली जब कोई फायरमैन इस तरह का जो है इंस्ट्रूमेंट पकड़ता है तो उस पर रिएक्शन फोर्स भी एग्जर्ट कर रही होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्शन के अलावा, जो कि क्या कहलाती है? गति का तीसरा नियम या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है। इस वजह से क्या हो जाता है? स्टेबिलिटी ऑफ जो फायरमैन है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है और डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए स्टेबल तौर पे खड़े होकर के होस पाइप को पकड़ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। From a rifle of mass 4 kg and a bullet of 50 gram, it is fired with an initial velocity of 30 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. यानी 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से दागी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेप वेग का वर्णन कीजिए। तो जो द्रव्यमान हो गया गोली का या बुलेट का वो हो गया M1 50 ग्राम, M2 हो गया राइफल का, ठीक है, तो हो गया 4 किलोग्राम बराबर हो गया 4000 ग्राम के। अब प्रारंभिक वेग जो है इनिशियल वेलोसिटी V1 वो हो गया बराबर के 35 मीटर प्रति सेकंड की। अब जो अंतिम वेग है या फिर जो रिकॉल वाला वेग है उसे हम V2 मान लेते हैं। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है बच्चों? तो इनिशियली जो राइफल है वो क्या है? रेस्ट पे है, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चों। और जो राइफल और बुलेट का मोमेंटम है, संवेग है, फायर करने के बाद M1 V1 प्लस M2 V2 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? जो इनिशियल मोमेंटम है, प्रारंभिक जो वेग है वो यहाँ पे क्या होगा? कुल संवेग जो है क्या होगा? टोटल मोमेंटम क्या होगा? बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग जो है सेम होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि रेस्ट से फायर हो रहा है। तो ये क्या अप्लाई करता है बच्चों यहाँ पे? इसका अर्थ ये होता है V2 इज इक्वल टू माइनस M1 गुणा V1 बटे M2। और इसमें जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.4375 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है रिकॉल वेलोसिटी ऑफ दी बुलेट, या जो मोशन में है उसकी अपोजिट है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम are moving along the same line and direction with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide and after the collision the first moves at a velocity of 1.67 meter
पर सेकंड डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। यानी 100 किलोग्राम द्रव्यमान और 200 किलोग्राम द्रव्यमान की क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक ही रेखा और दिशा में घूम रही वस्तुएं एक दूसरे से टकराती है। टक्कर के बाद पहली वस्तु 1.67 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। दूसरी वस्तु का वेग आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है कि ए और बी ऑब्जेक्ट जो है उसमें जो ए का द्रव्यमान है वो हम मान लेते हैं m1 बराबर 100 ग्राम, बी का द्रव्यमान m2 बराबर 200 ग्राम। ठीक है। अब ए का प्रारंभिक वेग है 2, u1 इसे मान लेते हैं, और बी का प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी है 1 मीटर प्रति सेकंड। टक्कर के बाद फाइनल वेलोसिटी ए की यानी v1 की वो हो गई है 1.67 मीटर पर सेकंड। बी की फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है, v2 हमें पता करनी है। ठीक है। अब टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, यानी कुल प्रारंभिक संवेग बराबर होता है प्रारंभिक संवेग प्लस दूसरे बी के प्रारंभिक संवेग के, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। तो यानी m1 u1 प्लस m2 u2, इन सब की वैल्यू को जब आप पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा 400 ग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम पोस्ट कोलिजन, यानी संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब दूसरी वाली साइड में वैल्यू पुटअप करेंगे, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 जो कि बराबर है m1 v1 के प्लस m2 u2 के बराबर हो गया 400 ग्राम के। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, और हम क्या लिख सकते हैं 400 ग्राम मीटर प्रति सेकंड बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो हमें v2 मिल जाएगा बच्चों हमारा। तो इससे क्या पता चलेगा बच्चों में, ये क्या है बराबर आ जाएगा v2 बराबर हो जाएगा 1.165 मीटर प्रति सेकंड। तो देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी आफ्टर द कोलिजन इज 1.165 मीटर पर सेकंड, यानी टक्कर के बाद वस्तु का वेग 1.6165 मीटर प्रति सेकंड है। तो बच्चों यहाँ पे वीडियो का ये वाला पार्ट होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।